दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 29 फरवरी को एग्जाम देने वाले हो तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी के 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 29 फरवरी को आने ही आने वाला है। क्योंकि ये सारे प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 से 12 बार, 15 बार, 16 बार ऐसे प्रश्न पूछे गए आपकी बोर्ड परीक्षा में। इसीलिए यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन सारी चीज़ों को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाइए हमको, और हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो ये चारों के चारों प्रश्न आपको आज के आज ही तैयार कर लेना है। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में आएंगे, 2 नंबर में भी आएंगे, 3 नंबर में भी आएंगे, और कभी कभी दीर्घ उत्तर यानी कि 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 4 क्लास 12 की बायोलॉजी के सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को आइए हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 2005 से 6 में, 7 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 16 में, 19 में, 22 में, 23 में, यानी कि कम से कम 12-14 बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका आंसर आपको किस प्रकार से बताना है, आइए हम उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। और आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें डीएनए और आरएनए में अंतर को समझ लेते हैं। तो डीएनए में सबसे पहला पॉइंट आपको बताओगे कि यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि जो डीएनए होता है यह आपका मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। वहीं पर जो आपका आरएनए होता है यह आपका मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ये आपका एक एक पॉइंट हो गया कि डीएनए कहाँ पर पाया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि डीएनए आपका केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए होता है वो आपका मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। फिर डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो डीएनए का पूरा नाम आपका एक बहुविकल्पी प्रश्न में भी आ सकता है और 1 नंबर के प्रश्न में भी आ सकता है कि डीएनए का पूरा नाम बताओ। तो आप बता सकते हैं कि इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। फिर आरएनए का पूरा नाम इसमें आप बता सकते हैं कि आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इस प्रकार से दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आपका इसमें हो गया है कि इसमें एजीटीसी क्षारक पाए जाते हैं, यानी कि ए मतलब एडेनिन, जी मतलब ग्वानिन, टी मतलब थाइमिन और सी मतलब साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। वहीं पर यदि हम लोग बात करेंगे आरएनए में, तो इसमें आपका एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है। इस प्रकार से क्षारक पाए जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझ लेना है। फिर आपका इसमें अगला पॉइंट हो जाता है चौथा पॉइंट कि ये आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, यानी कि जो डीएनए होता है ये आपका आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। वो यहाँ पर आरएनए की बात करेंगे तो यह प्राय आपका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो इस प्रकार से डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है उसे मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह समझा दिया है। इसे आप लोग आज के आज ही तैयार कर लो। बहुत ही ज्यादा वायरल प्रश्न है ये, आपकी बोर्ड परीक्षा में यह हर साल आता ही आता है। तो इस बार भी ये जरूर आएगा, क्योंकि ये हर साल आता है। कोई ऐसा साल नहीं जिसमें आपका क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आया नहीं है। तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करना चाहो नोट करो, और यदि यदि आप लोग तैयार करना चाहो तो तैयार भी कर सकते हो। फिर हम लोग इसमें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हो, मानव जीवन में इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। 4-5 बार अभी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, और आपको पता होना चाहिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 3 नंबर में, 2 नंबर में और साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हो और मानव जीवन में इसका क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में समझ लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिर क्या होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बताओगे कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है कि डीएनए का जब हम लोग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से विदलन करेंगे और फिर उसका डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस तकनीक की खोज एलेक्स जेफरी ने सन 1986 ईस्वी में की थी। ये भी चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने करी थी। तो आप बता सकते हैं कि एलेक्स जेफरी ने करी थी सन 1986 ईस्वी में। कि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने करी थी। तो आप बता सकते हैं कि एलेक्स जेफरी ने इनकी खोज करी थी। तो इसमें आपका अगला पॉइंट हो जाता है कि प्रत्येक जीव की डीएनए जो संरचना होती है तथा आनुवंशिकता होती है विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग होती है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, प्रत्येक जीव की डीएनए संरचना अलग होती है तथा आनुवंशिकता विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि के बारे में समझेंगे और फिर हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग के बारे में समझेंगे। फिर ये आपका क्वेश्चन होगा पूर्ण से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी बोर्ड परीक्षा में ये आपका बहुविकल्पी में
कोई इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, अति लघु में बनते हैं, लघु में बनते हैं और दीर्घ में भी बनते हैं। तो आइए समझ लेते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि किस प्रकार से होती है। तो इसमें आपका सबसे पहले आप लोग क्या करते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि में, कि डीएनए को सबसे पहले आप लोग पृथक करते हो। अब आप लोग शुक्राणु से भी पृथक कर सकते हो, रक्त से भी कर सकते हो, कंकाल से भी कर सकते हो, जहां से चाहो आप लोग सबसे पहले डीएनए को आप लोग पृथक करोगे। फिर आप लोग डीएनए को काटोगे किसकी सहायता से, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा आप लोग डीएनए को फिर काटोगे। फिर आप लोग जेल विद्युत कण संचालन करना है आपको, उसके बाद फिर प्रोब का VNTRS के साथ जोड़ना है और फिर लास्ट में आप लोग फिंगरप्रिंट निकालोगे। तो इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि इस प्रकार से होती है और इस प्रकार से स्टेप आप लोग को फॉलो करने पड़ते हैं जब आप लोग किसी व्यक्ति की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हो। तो इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि भी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग समझ लेते हैं। सबसे पहला उपयोग आप बताओगे कि प्रतित्व निर्धारण करना, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पहला उपयोग ये है कि अगर कोई बच्चा है उसका पिता का अगर पता लगाना है पिता का, तो आप लोग पता लगा सकते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। दूसरा पॉइंट आप बता सकते हो कि व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और साथ ही में तीसरा पॉइंट आप बता सकते हो कि हत्या बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी की पहचान करने में भी आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हो। चौथा पॉइंट आपका इसमें हो जाता है कि बाढ़ भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में भी आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों ने प्राप्त कर ली है। तो इसे आप लोग अभी के अभी तैयार कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब हमारा इसमें तीसरा प्रश्न हो जाता है, आइए उसको भी समझ लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपका हो जाता है कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनका संक्षिप्त वर्णन करिए। यानी कि हम लोग को बताना है कार्य के आधार पर जो आरएनए होता है वो कितने प्रकार का होता है और इसका हम लोग को संक्षिप्त वर्णन करना है। 2010 में, 11 में, 12 में, 14 में, 19 में 5-6 बार पूछा गया है, आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए लिया है। तो इसमें आप लोग बताओगे कि भौतिक लक्षणों तथा कार्यों के आधार पर आरएनए को निम्न दो वर्गों में रखा जा सकता है। यानी कि जो आरएनए होता है सबसे पहले हम उसको दो वर्गों में रखते हैं। पहला आपका होता है अनुवांशिक आरएनए और दूसरा आपका होता है अनानुवांशिक आरएनए। तो अनुवांशिक आरएनए क्या होता है उसको सबसे पहले समझते हैं। तो आप बताओगे कि वह आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है उसे हम लोग अनुवांशिक आरएनए बोलते हैं। यानी कि जो आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है उसे हम लोग अनुवांशिक आरएनए बोलते हैं। उदाहरण में आप लोग बता सकते हैं केवल समस्त पादप विषाणु में या जो आपका आरएनए होता है आपका अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, और बाकी जो जीवाणु होते हैं मतलब बाकी जो आपके समस्त जीव होते हैं उनके अंदर जो आपका आरएनए होता है आपका अनुवांशिक आरएनए के रूप में कार्य करता है। यानी कि ऐसा आरएनए जो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करते हैं वह आपके अनुवांशिक आरएनए कहलाते हैं। अब अनुवांशिक आरएनए के आपके यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं, आइए हम लोग उसको समझ लेते हैं, फिर आरएनए के संपूर्ण टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आप लोग देख लीजिएगा यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा इसको करना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग बताओगे कि यूकैरियोट्स में 3 प्रकार का अनुवांशिक आरएनए पाया जाता है। सबसे पहला आपका होता है संदेशवाहक एमआरएनए। तो एमआरएनए क्या होता है सबसे पहले आप लोग उसको समझिए। तो एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, यानी कि संदेशवाहक आरएनए क्या करता है आपका डीएनए से प्राप्त अनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है। यानी कि जो एमआरएनए होता है वो आपका डीएनए से प्राप्त अनुवांशिक सूचनाओं को राइबोसोम तक पहुंचाता है, इसीलिए जैकब और मोनार्ड ने इसे मैसेंजर आरएनए नाम दिया। फिर आप लोग आगे बताएंगे कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कुल आरएनए का 3.5% भाग जो आपका होता है वो आपका एमआरएनए का होता है। तो इस प्रकार से संदेशवाहक आरएनए आप लोग समझ गए, यानी कि एमआरएनए क्या होता है उससे आप लोग समझ लिया है। अब हम लोग इसमें अनुवांशिक आरएनए का जो दूसरा प्रकार होता है उसको देख लेते हैं। दूसरा प्रकार आपका होता है ट्रांसफर टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं टीआरएनए। तो इसमें होता है कि कोशिकाओं में लगभग 100 प्रकार के टीआरएनए पाए जाते हैं। यह कुल आरएनए का लगभग 15% भाग का निर्माण करता है और टीआरएनए जो आपका होता है वो अमीनो अम्ल को ढो करके राइबोसोम कॉम्प्लेक्स तक लाते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट आपका इसमें होता है राइबोसोमल आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरआरएनए ये आपका होता है। तो इसमें आप बताओगे कि राइबोसोम के अंदर पाए जाने वाले आरएनए को हम लोग आरआरएनए बोलते हैं, यानी कि राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। इसे हम लोग घुलनशील आरएनए भी बोलते हैं। यह कुल आरएनए का लगभग 80% भाग का निर्माण करते हैं और इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो राइबोसोम का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका हो जाता है सेंट्रल डोग्मा पर टिप्पणी करिए। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल डोग्मा आखिर क्या होता है, उसके ऊपर हम लोग को टिप्पणी करना है।
तो आप बताओगे कि क्रिक ने 1958 ईस्वी में प्रस्तावित किया कि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह डीएनए से आरएनए व प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है, और इस तथ्य को क्रिक ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया, जिसे उन्होंने अणु जीव विज्ञान में बोल सकते हैं आप लोग केंद्रीय सिद्धांत यानी कि सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, हम लोग ध्यान दीजिएगा कि क्रिक ने 1958 ईस्वी में प्रस्तावित किया कि आनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह जो होता है वह डीएनए से आरएनए की ओर होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन की ओर होता है, एक दिशा में होता है। इस तथ्य को क्रिक ने एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तावित किया, इसे अणु जीव विज्ञान में केंद्रीय सिद्धांत या फिर आप बोल सकते हो सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। जैसे उन्होंने बताया था कि डीएनए से आरएनए की ओर होता है, फिर आरएनए से प्रोटीन की ओर एक दिशा में होता है, और उसी प्रकार से आपको यहाँ पर समझ लेना है नीचे आपको इस प्रकार से, जब डीएनए से डीएनए बनता है उसे हम लोग प्रतिकृति बोलते हैं, और डीएनए से आरएनए की ओर जब दिशा होती है तो उसको हम लोग अनुलेखन या फिर ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन की ओर जो दिशा होती है उसको हम लोग रूपांतरण या फिर ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से सेंट्रल डोग्मा भी आप लोगों ने समझ लिया है। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिएगा, कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, इसीलिए आप लोग सपोर्ट जरूर दिखाया करिए। बिल्कुल भी आपका सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।